हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द शो हब। आज मैं एक्सप्लेन करने लगी हूँ नेटफ्लिक्स पर आई हुई सीरीज डोंट कम होम। ये एक थाई सीरीज है और इसकी टोटल 6 एपिसोड्स है। ये सीरीज काफी इंटरेस्टिंग है। इसमें सस्पेंस, हॉरर और टाइम ट्रैवलिंग सब आपको एक साथ देखने को मिलेगा। मैं तो चाहूंगी कि ये सीरीज आप खुद देखें और खुद फैसला करें कि ये सीरीज आपको हॉरर ज्यादा लगती है या फिर टाइम ट्रैवलिंग सीरीज। मेरी ओपिनियन जानने के लिए ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। डोंट कम होम, जैसा कि नाम से जाहिर होता है कि इसमें घर में वापस आने से मना किया जा रहा है। इस सीरीज के नाम में ही काफी सस्पेंस छुपा हुआ है कि आखिर घर में आने से मना किया क्यों जा रहा है। कहानी के स्टार्ट में हम एक छोटी बच्ची को उसके बेड पर बैठा देखते हैं। वो अचानक ही किसी चीज से डर जाती है और अपनी माँ को आवाजें देने लगती है। इसके बाद सीन खत्म होता है और हम कुछ दिन पहले के सीन को देखते हैं। हम इस कहानी की मेन लीड वारी को देखते हैं, जो अपनी बेटी के साथ कार ड्राइव कर रही होती है। वारी वैसे तो काफी परेशान दिख रही होती है, लेकिन अपनी बेटी के साथ वो प्यार से बातें करती है। वारी अपनी बेटी मिन को बोलती है कि उसके साथ हाइड एंड सीक खेले और वो कार में छुप जाए, जिस पर मिन छुप जाती है। वारी इसी दौरान एक फ्यूल स्टेशन पे जाती है और कार में फ्यूल डलवाती है। यहाँ पर वारी ऐसे प्रिटेंड करती है कि जैसे वो बिल्कुल अकेली है, उसके साथ कोई भी नहीं है। वो एक शॉप से कुछ सामान भी खरीदती है और वहाँ के लगे कैमरों से अपने आप को छुपाती है। वो इस तरह जाहिर करती है कि वो नहीं चाहती कि किसी को भी पता चले कि उसके साथ मिन भी है। असल में वारी का हस्बैंड काफी अब्यूजिव था। वो उसे काफी मारता था। उससे तंग आकर वो घर छोड़कर भाग आई थी। उसके हस्बैंड का मिलिट्री में एक अच्छा रैंक होता है, जिसके काफी ताल्लुकात वगैरह भी होते हैं। इसी वजह से वो छुपते हुए अपनी बेटी को यहाँ पर लेकर आई थी। वो नहीं चाहती थी कि किसी भी तरह उसके हस्बैंड को उसकी लोकेशन का पता चले। रास्ते में उसका हस्बैंड उसे कॉल्स भी करता है, लेकिन वो मोबाइल फेंक देती है। वारी बैंकॉक से ट्रैवल करते हुए अपनी ग्रैंड मदर के घर जा रही थी। ये घर 1932 का बना हुआ था। वारी का इस घर में बचपन गुजरा था, लेकिन वो उसके बाद कभी इस घर में वापस नहीं आई थी और इस वजह से उसके हस्बैंड को भी इसकी लोकेशन का पता नहीं था। वारी फिर मिन के साथ इस घर में रहना स्टार्ट हो जाती है। ये घर वैसे तो खूबसूरत था, पर काफी अरसे से यहाँ पर कोई रहता नहीं था, इसलिए इस घर की हालत काफी वीरान सी लगती थी। वारी मिन को भी वही रूम एलोकेट करती है जिसमें वो अपने बचपन में रहती थी। फिर घर में उसके अंकल नाटे उससे मिलने आते हैं कुछ सामान लेकर। वारी ने ही उनको अपने आने का बताया होता है। उसने उनसे मोबाइल भी मंगवाया होता है, पर वो उसके सामने भी ऐसे ही प्रिटेंड करती है कि जैसे वो यहाँ पर अकेली आई है। नाटे की एक आंख खराब होती है। इसकी स्टोरी हमें आगे जाकर पता चलेगी। नाटे देखता है कि कमरे के पर्दे खुले हैं। वो पूछता है कि पर्दे क्यों खुले हैं, जिसपे वारी कहती है कि उसी ने ही कर्टन्स को ओपन किया है। वो बजाकर वारी मिन से पूछती है कि उसने कमरे के पर्दे क्यों हटाए, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि नाटे को मिन की मौजूदगी के बारे में पता चले, जिस पर मिन बोलती है कि उसने पर्दे नहीं हटाए। इस जगह काफी बारिशें होती थी, इसलिए लाइट का काफी मसला रहता था। वारी को याद आता है कि उसकी मॉम ने इस घर में बहुत बड़ा जनरेटर सेट कर रखा था। लाइट जाने पर वारी वो जनरेटर ऑन कर देती है और यहाँ हम देखते हैं कि वो जनरेटर काफी बड़ा होता है, यानी घर के मुकाबले में इतने बड़े जनरेटर की जरूरत कुछ ऑड सी लगती है। फिर वारी घर में अपना सामान सेट करती है। इस दौरान हमें काफी चीजें नोटिस होती हैं, जैसे कि टूटा हुआ फर्श, टूटा हुआ फानूस और टूटे हुए शीशे में खून के निशान। इसके अलावा पुरानी किताबें और कुछ पुराने खिलौने, ये सब के सब एक मिस्ट्री को प्रेजेंट कर रहे होते हैं। वारी यहाँ पहुँच के भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थी। उसे अपने हस्बैंड का टॉर्चर बार बार याद आता था और बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करता था। वो अपने साथ अपने हस्बैंड की रिवॉल्वर और बहुत सारा कैश लेकर आई होती है। उसे वो वक्त भी याद आता है कि जब उसने इसी रिवॉल्वर से अपने हस्बैंड को शूट करने की कोशिश की थी। रात को खेलते हुए मिन एक रूम के बाहर आ जाती है, जो कि लॉक होता है। वारी उसे बताती है कि ये रूम उसकी मॉम ने लॉक किया था और उसने आज तक अंदर जाने की कभी कोशिश ही नहीं की। फिर खाना खाते वक्त मिन को अपने पीछे एक भूत नजर आता है, जिसे देख के वो डर जाती है और वारी को बोलती है कि वहाँ पर कोई है, लेकिन वारी को वहाँ कुछ नजर नहीं आता, इसलिए वो उसको तसल्ली देती है और उसकी बात को इग्नोर करती है। मिन काफी डर जाती है, लेकिन वारी उसे कहानी सुनाकर खुश रखने की कोशिश करती है। मिन का इस घर में बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा होता, क्योंकि ना ही उसके कोई दोस्त होते हैं और ना ही यहाँ पर उसके लिए कोई एक्साइटमेंट का सामान मौजूद होता है। फिर वारी मिन को खुश करने के लिए उसके साथ हाइड एंड सीक खेलती है। जब वो मिन को ढूंढती है तो मिन को वो एक मास्क पहनकर ड्राइंग करता देखती है, पर अचानक ही वहाँ पर असली मिन आ जाती है। वारी ये समझ ही नहीं पाती कि उसने मास्क में किस मिन को देखा था। फिर रात को भी मिन को कोई साया दोबारा हॉन्ट करता है और अगली सुबह वारी भी उसी तरह से मास्क वाली मिन को दोबारा देखती है, जो कि गायब हो जाती है। वो नाटे को भी कॉल करती है और बोलती है क्या इस घर के पास कोई बच्ची रहती है, जिस पर वो जवाब देता है कि घर के इर्द गिर्द कोई भी नहीं रहता और इलाके के लोग भी इस घर में आने से डरते हैं, क्योंकि उनके मुताबिक ये जगह हॉन्टेड है। मिन का इस घर में बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा होता और वो काफी डरी भी होती है, लेकिन वारी के पास कोई और रास्ता भी नहीं होता। वो अपने हस्बैंड के साथ गुजरा हुआ बुरा वक्त याद करती है और इस जगह से बेहतर कोई और जगह नहीं थी जहाँ पर वो अपनी बेटी के साथ छुप के रह सके। वो इन सबको सोचते हुए काफी परेशान होकर बैठी होती है कि अचानक उसे मिन के चीखने की आवाज आती है। वो भागकर उसके कमरे की तरफ जाती है, पर वो कमरा अंदर से लॉक हो चुका होता है। अंदर मिन के कमरे की हर चीज हवा में उड़ रही होती है। हम उसी डेमोनिक फिगर को भी उसके पास खड़ा देखते हैं, पर अचानक से मिन कबर्ड के अंदर जाकर गायब हो जाती है और फिर कमरे का दरवाजा खुल जाता
आता है। वारी कमरे की हालत देखकर बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है, लेकिन तब तक मिन भी गायब हो चुकी होती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम एक प्रेग्नेंट पुलिस लेडी फा को देखते हैं, जिसे एक बच्ची के गुम होने की रिपोर्ट मिलती है। फा वारी के घर आ जाती है और अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। वो घर की हालत देखती है और बहुत चीजें नोटिस करती है, जैसे कि छत का फानूस और इसके नीचे के फर्श का टूटा हुआ होना। फा वारी से मिन की तस्वीर मांगती है, पर वो बोलती है कि उसके पास उसकी कोई तस्वीर नहीं है, क्योंकि हमने देखा था कि मोबाइल तो उसने रास्ते में ही फेंक दिया था। वो उससे उसके हस्बैंड के बारे में पूछती है, पर वारी उसे ज्यादा कुछ नहीं बताती। वारी उसे सुपर नेशनल एक्टिविटीज के बारे में भी बताती है, जिस पर फा कोई भी जवाब नहीं देती। फिर फा अपने पुलिस ऑफिसर्स के साथ उस केस पर मजीद इन्वेस्टिगेट करती है, पर वहाँ हर चीज यही शो कर रही होती है कि वारी इस घर में अकेली रहती है। मसलन रास्ते के तमाम सीसी फुटेज से उन्हें पता चलता है कि वारी यहाँ पर अकेली आई थी, क्योंकि हमने देखा था कि वो मीन को हर जगह छुपाती रही थी और इस घर में आकर भी मीन को किसी ने नहीं देखा था। हत्ता कि जब वो नाटे से पूछते हैं तो वो भी यही कहता है कि यहाँ पर वारी अकेली ही आई थी। वारी सबको बहुत समझाने की कोशिश करती है, पर उसकी बात कोई नहीं मानता, क्योंकि उसके पास मीन के मुतालिक कोई भी एविडेंस नहीं होता। फा चूंकि खुद भी प्रेग्नेंट होती है, इसलिए उसे वारी की काफी फिक्र होती है। वो अपने पुलिस ऑफिसर साथी को बोलती है कि इस केस को मजीद इन्वेस्टिगेट करे। उसे ऐसा लगता है कि वारी एक माँ है और अपनी बेटी के दर्द की वजह से उसकी मेंटल कंडीशन खराब हो चुकी है और वो अपने से कहानियां बना रही है। फा के बच्चे का बाप उसका हेड ऑफिसर डैनियल था, लेकिन अब उनका रिश्ता खत्म हो चुका था, क्योंकि डैनियल पहले से ही शादीशुदा था। फा अपने इस रिलेशन और बच्चे के बाप के नाम को लेकर बहुत टेंस रहती थी और एक माँ होने की वजह से उसका वारी के साथ कनेक्शन बनता जा रहा था। फा नाटे पे भी शक करती है और उससे पूछगिछ करती है। नाटे उन्हें बताता है कि वो वारी की माँ का ड्राइवर था और बहुत अरसे से इस फैमिली के साथ है। वो बताता है कि 30 साल पहले वारी की माँ पनीता पर किसी ने हमला किया था, जिसको बचाते हुए इसकी एक आंख चली गई थी। फिर वो औरत पनीता से लड़ते हुए दूसरी मंजिल से गिर गई थी और जल के मर गई। बाद में पुलिस ने इसकी बॉडी को अपने कब्जे में ले लिया था। फिर पनीता वारी को लेकर हमेशा के लिए बैंकॉक चली गई थी। यानी कि अब हमें यहाँ महसूस होता है कि जो डेमोनिक फिगर मीन को शुरू से हॉन्ट कर रहा था, शायद वो उसी जली हुई औरत का था। फा घर में मीन को ढूंढती रहती है और उसे वहाँ पर एक बच्ची और आदमी की पुरानी तस्वीर भी मिलती है, जिसे देख के वो हैरान होती है कि वो कौन है। फिर फा वारी को पुलिस स्टेशन बुलाती है और बताती है कि उन्हें मीन की तस्वीर मिल गई है। वारी वहाँ पहुँच के तस्वीर देखती है और पूछती है कि उन्हें ये फोटो कहाँ से मिली, पर फा उसे यहाँ पर एक शॉकिंग बात बताती है कि ये फोटो मीन की नहीं बल्कि वारी की ही है, जो कि उसके बचपन की तस्वीर है। और इस स्टेज पे स्टोरी में बहुत ज्यादा सस्पेंस क्रिएट हो जाता है कि वो हॉन्टेड फिगर कौन था। शायद मीन कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, या शायद वो वारी का ख्याल था। शायद इसकी बेटी की मौत हो चुकी है और ये सब कुछ उसने खुद से ही इमेजिन किया हुआ था। फिर फा वारी को बोलती है कि उसे अपनी बात साबित करने के लिए अपने हस्बैंड से कांटेक्ट करना होगा और उससे मीन की तस्वीर मंगवानी होगी। वारी अपने हस्बैंड जाटी से कांटेक्ट करती है और उससे मीन की तस्वीर मांगती है। पहले तो उसका हस्बैंड उस पर बहुत गुस्सा करता है, लेकिन सिचुएशन को देखते हुए वो मीन की तस्वीर भेज देता है। फिर यहाँ सब शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि मीन बिल्कुल वैसी ही दिखती थी जैसे वारी अपने बचपन में दिखती थी। फिर वो सब मीन को ढूंढना स्टार्ट करते हैं। पुलिस ऑफिसर जंगल में मीन को ढूंढते रहते हैं। फा की थोड़ी तबीयत खराब होती है तो वारी उसे अपने घर लेके आ जाती है। घर आके फा एक लॉक कमरे को नोटिस करती है। वारी को एहसास होता है कि ये कमरा तो उसने कभी चेक ही नहीं किया। फिर वो ताला तोड़कर कमरे के अंदर चली जाती है। अंदर बेसमेंट से गुजरकर एक बहुत बड़ा कमरा होता है, जिसमें कुछ अजीब सी मशीनें पड़ी होती हैं। यहाँ हम उस डिमोनिक फिगर को भी उनके पीछे देखते हैं। ये जगह एक किस्म की साइंस लैब थी, जिसको वारी की माँ पनीता ने बनाया हुआ था। वहाँ जमीन पर हम ब्लड के निशान भी देखते हैं, लेकिन फा और वारी को ये समझ नहीं आता कि ये जगह किस काम के लिए थी। वहाँ एक बड़ा ग्लास पॉट भी था, जिसमें शायद इंसानों को एक्सपेरिमेंट करने के लिए रखा जाता था। उन्हें उस ग्लास पॉट के ऊपर एक काला मार्क भी बना नजर आता है, और ये मार्क ऊपर मौजूद हर कमरे में सेम पॉट की लोकेशन पर हर जगह बना हुआ होता है। यानी ये निशान इस मशीन की हीट निकलने से ऊपर वाली जगह पर बनता गया हो। पर ये मशीन किस काम के लिए थी उनकी समझ में नहीं आ रहा था। ये निशान उस जगह पे भी मौजूद था जहाँ से मिन गायब हुई थी। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि पुलिस मिन को जंगल में भी नहीं ढूंढ पाती। दूसरी तरफ फा भी अपने बच्चे के फादर को लेकर बहुत अपसेट होती है, क्योंकि वो जानती थी कि उसका बच्चा अपने बाप का नाम कभी इस्तेमाल नहीं कर सकता, और इस बात को लेकर वो बहुत ज्यादा परेशान होती है। दूसरी तरफ वारी घर में अकेली होती है और उसे घर में किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। वो बहुत ज्यादा डर जाती है। वो फा का नंबर ढूंढकर उसे कॉल करके वहाँ बुलाती है। उसे मास्क वाली बच्ची दोबारा नजर आती है और फिर उसी तरह से वो हवा में उड़ती है और कबर्ड में जाकर गायब हो जाती है। और हम देखते हैं जैसे वारी कबर्ड के जरिए एक दूसरी जगह पर चली गई है। जब उसकी आंख खुलती है तो हम देखते हैं कि वो उसी वक्त में आ चुकी है जब ये लैब पूरी तरह से वर्किंग कंडीशन में थी, और वो उसी पॉट के अंदर थी और उसके सामने उसकी माँ पनीता मौजूद थी। और गाइस, यहाँ से कहानी बिल्कुल बदल जाती है। पहले वारी की कहानी आप सुन रहे थे और यहाँ से अब पास्ट की पनीता की कहानी हमें पता चलेगी। पनीता एक साइंटिस्ट होती है और वो हाइड्रो पर काम करती है। एक दिन उसकी मशीन में कुछ खराबी होती है और वो गलती से टाइम ट्रैवलिंग मशीन बना देती है। इस बात को लेकर वो खुद भी बहुत शॉक्ड होती है। उसकी मशीन टाइम ट्रैवलिंग कैसे करती है इसको ये खुद भी नहीं पता होता, और इसको जानने के लिए वो उस पर दिन रात काम करती
करती है। पनीता अपने हस्बैंड और इकलौती बेटी वारी पर भी बिल्कुल अपने काम की वजह से ध्यान नहीं दे पाती। उसकी बेटी उदास रहती है और उसका हस्बैंड इस बात पे गुस्सा करता है कि वो फैमिली को बिल्कुल भी टाइम नहीं देती। एक दिन पनीता का हस्बैंड जबरदस्ती उसे पिकनिक पे ले जाता है। हमेशा की तरह अपने काम की वजह से वो उनके साथ जाना नहीं चाहती थी और रास्ते भर उनसे लड़ती रहती है और एक जगह पर आके कार से उतर जाती है। जब वो कार से बाहर होती है तो अचानक एक भरा सा ट्रक उसकी कार को आके कुचल देता है, जिसमें उसके हस्बैंड और बेटी की उसी वक्त ही मौत हो जाती है। ये सदमा पनीता बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाती। अपनी बेटी की मौत उसे पागल कर देती है। वो बिल्कुल डिप्रेशन में चली जाती है। वो एक दिन इतनी डिप्रेस हो जाती है कि सुसाइड करने का सोचती है, पर अचानक ही उसे रियलाइज होता है कि उसके पास टाइम ट्रैवलिंग मशीन है जिसके जरिए वो अपनी बेटी को वापस ला सकती है। फिर वो नाटे की मदद से अपने घर के अंदर ही लैब बना देती है और सारी मशीनें वहाँ ले आती है। यहाँ हमें स्टार्ट में दिखाई जाने वाली चीजों का कनेक्शन पास्ट की चीजों के साथ भी देखने को मिलता है, यानी बड़े बड़े जनरेटर्स का घर में मौजूद होना, शीशों पे ब्लड के निशान का लगा होना। पनीता मशीन के साथ बहुत एक्सपेरिमेंट्स करती है लेकिन वो हर बार नाकाम हो जाती है। एक दिन उसे बहुत गुस्सा आता है और वो मशीन को तोड़ने लगती है, लेकिन अचानक उसी वक्त ही मशीन के अंदर एक पोर्टल बनता है और उस पोर्टल के अंदर से एक 5 साल की बच्ची निकल आती है। ये बच्ची कोई और नहीं मिन थी, यानी कि पनीता के एक्सपेरिमेंट से फ्यूचर से 2024 से मिन उसके पास 1992 में आ पहुंची थी। पनीता को बिल्कुल समझ नहीं आता कि ये सब कैसे हुआ, लेकिन वो फिर मिन के साथ रहना शुरू कर देती है और मिन में अपनी बेटी वारी को देखने लगती है। और यहाँ हमें भी बात क्लियर हो जाती है कि 2024 से मिन जब अपने रूम से गायब हुई थी तो वो पास्ट में ट्रेवल करके पनीता के पास आ पहुंची थी और यही वजह थी कि 2024 की वर्ल्ड में वो किसी को भी नहीं मिल पा रही थी। मिन अपनी माँ वारी को बहुत याद करती है, पर पनीता उसका बहुत ख्याल रखती है और उसे बहुत से गिफ्ट्स लेके देती है। वो उसे मास्क भी लेके देती है। मीन वो मास्क पहनकर घर में घूमती फिरती रहती थी और ये वही सीन होते हैं जब वारी ने अपने घर में एक बच्ची को मास्क पहने घूमते हुए देखा था, यानी कि अब मीन वारी के नाम से पनीता के पास रह के बड़ी होगी। और यही वजह थी कि फ्यूचर की वारी की बचपन की तस्वीर और मीन की शक्ल बिल्कुल एक जैसी थी। पास का नाटो भी पनीता से मीन के बारे में पूछता है, लेकिन वो बोलती है कि ये उसकी नीस है और अब उसी के साथ रहेगी। नाटो पनीता का मुलाजिम होता है और उससे काफी डरता है, इसलिए उससे कोई बहस नहीं करता और उसकी हर बात आंखें बंद करके मानता था। कुछ वक्त इसी तरह से गुजर जाता है। मीन अपनी माँ वारी को याद करके बहुत उदास रहना शुरू हो जाती है। पनीता को भी एहसास हो जाता है कि मीन उसकी बेटी नहीं है, इसलिए वो भी अपसेट और फ्रस्ट्रेट होकर दोबारा से मशीन के जरिए अपनी बेटी वारी को ढूंढना शुरू कर देती है। पनीता की बनाई हुई मशीन फिर से उसके मुताबिक काम नहीं कर पाती और इस बार मशीन से कोई और नहीं, वारी 2024 फ्यूचर से उसके पास 1992 में आ पहुंचती है। ये वही पल होता है जब वारी अपने घर से गायब होती है, यानी वारी और मीन दोनों 1992 में ट्रेवल कर चुकी हैं। फिर वारी अपनी माँ पनीता को अपने सामने देखकर शॉक्ड हो जाती है। वो पनीता को बहुत समझाती है कि वो उसकी बेटी वारी है, लेकिन पनीता उसकी बात नहीं मानती। जाहिर सी बात है कि उस वक्त पनीता की बेटी 5 साल की थी और अब जो वारी वो देख रही थी वो काफी बड़ी हो चुकी थी। पनीता वारी को बंद करके वहाँ से चली जाती है। वो समझ जाती है कि ये वारी मीन की माँ है और वो नहीं चाहती थी कि वो मीन को यहाँ से लेकर जाए। दूसरी तरफ वाह को भी समझ नहीं आता कि वारी अब कहाँ गायब हो गई है। उसका सारा सामान घर में ही होता है। वो वारी के केस को बहुत डीपली इन्वेस्टिगेट करती है और फिर उसे एक शॉकिंग बात पता चलती है। 1991 में वारी अपने बाप के साथ एक कार हादसे में मर चुकी थी। तो फिर ये कौन सी वारी थी जिसे पनीता ने पाल के बड़ा किया था और जिसकी बचपन की शक्ल बिल्कुल मीन जैसी ही थी। फिर फा वारी के हस्बैंड से भी मिलती है, जिसे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता। वो सिर्फ पैसों के मुतालिक पूछता है जो कि वारी के पास होते हैं। अब यहाँ हमें फ्यूचर में फा और पास्ट में वारी की कहानी एक साथ चलती हुई नजर आएगी। वारी किसी तरह से नाटो को चकमा देके पॉट में से निकल जाती है और घर की दूसरी मंजिल पे जा पहुँचती है और वो मीन को कमरे में देख लेती है, लेकिन इससे पहले वो कुछ करती नाटो उसे पकड़ लेता है। दूसरी तरफ 2024 में फा वही रिवॉल्वर 1991 की फाइल में देखती है जो वारी के पास 2024 में थी। ये रिवॉल्वर 2006 में बनी गई थी और वारी के हस्बैंड के नाम पे थी और ये बात दिमाग घुमा के रख देती है कि 2006 में बनी रिवॉल्वर 1991 की फाइल में कैसे पहुंची। फा को पता चलता है कि डैनियल का और भी लड़कियों के साथ चक्कर चल रहा है और इसके साथ वारी का हस्बैंड भी मिला हुआ है। वो इस बात से बहुत ज्यादा चिढ़ जाती है। फिर सीन 91 में शिफ्ट होता है। नाटो पनीता के कहने पे वारी को मारने के लिए लेके जा रहा होता है। वारी बड़ी चालाकी के साथ कार का एक्सीडेंट करवा देती है, जिससे नाटो बेहोश हो जाता है। रेडियो सुनने पे वारी को पता चलता है कि वो 1991 में आ चुकी है। फिर वो इस बात पे सोचती है और उसे आहिस्ता आहिस्ता चीजें समझ आना शुरू हो जाती हैं। यानी उसके घर में जो भी इंसिडेंट्स हो रहे थे वो पनीता की बनाई हुई टाइम ट्रैवलिंग मशीन्स की वजह से थे और इन्हीं मशीन्स की वजह से मीन और वो अपनी दुनिया से गायब हो चुके हैं। फिर वारी घर वापस जाती है ताकि मीन को वहाँ से लेके भाग सके। गार्डन में मीन मास्क लगा के फिर रही होती है और ये वही सीन्स होते हैं जो वारी ने अपने घर में देखे थे। 2024 में फा अपने फादर के घर जाती है और उनसे पूछती है कि 1992 में पनीता के घर में जो लाश मिली थी वो किसकी थी। उसके फादर बताते हैं कि उस वक्त की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक उन्हें उस औरत की कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी। उस बॉडी के पास एक चिट पे कुछ नंबर्स लिखे हुए मिले थे। वो नंबर्स उन्हें ज़बानी याद नहीं, लेकिन एविडेंस के तौर पे वो नंबर्स 1992 के फाइल्स में लगे हुए हैं। दूसरी तरफ नाटो वारी को पकड़ लेता है। पनीता नाटो को वार्न करती है कि अगर अब वारी भागने की कोशिश करे तो उसे मार दे। फ्यूचर में फा फाइल में से नंबर चेक करती है और नंबर देख के वो समझ जाती है कि वारी अभी भी उसी घर में मौजूद है, लेकिन वो घर 2024 का नहीं 1992 का घर है। पास में वारी नाटो को समझाने की कोशिश करती है कि वो ही पनीता की बेटी है। फिर नाटो उसे बताता है कि पनीता की बेटी मर चुकी है। वो उसे बताता है
कि पनीता के हस्बैंड और उसकी बेटी की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है। वारी ये सुन के शॉक्ड हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि अगर पनीता की बेटी मर चुकी है तो फिर वो कौन थी। दूसरी तरफ फ्यूचर में फा भी समझ गई थी कि वारी टाइम ट्रैवलिंग कर चुकी है और वो ये बात किसी को नहीं समझा सकती थी, इसलिए वो फिर खामोश हो जाती है। पास्ट में वारी ग्लास पॉट तोड़ के बाहर आ जाती है और नाटो इसे रोकने की कोशिश करता है। इसी लड़ाई के दौरान वो नाटो की आंख में शीशा घुसा देती है, जिससे उसकी आंख डैमेज हो जाती है। वारी वहाँ से भाग के ऊपर मिन के पास जाती है, पर वहाँ पर पनीता आ जाती है और उसे गला दबा के मारने की कोशिश करती है। वारी पनीता को बोलती है कि वो उसी की बेटी है, वो उसे गौर से देखे, वो फ्यूचर से आई है, उसी ने उसको पाल के बड़ा किया है। पनीता उसकी बातें सुन के एक पल के लिए रुक जाती है, पर अगले ही लम्हे उसे मिन याद आती है। वो मिन के अंदर अपनी बेटी वारी को देखना शुरू हो चुकी थी और उसकी मेंटल हालत बिल्कुल ही खराब हो चुकी थी। उसने एक बच्ची फ्यूचर से किडनैप कर ली थी, इसलिए अब वो किसी की भी नहीं सुनने वाली थी। वो गुस्से में आकर उसको धक्का देती है, जिससे वारी फनूस से टकराती है और नीचे फर्श पे गिर जाती है। फनूस में शॉर्ट सर्किट होता है और वो सीधा वारी के ऊपर जाके गिरता है, जिससे उसी वक्त ही उसकी जलकर मौत हो जाती है। फ्यूचर में भी फा उसी जगह पे खड़ी थी जहाँ पर वारी की मौत हुई थी और 1992 की फाइल में वो वारी की जली हुई लाश की तस्वीर भी देखती है। जल जाने की वजह से इसकी शक्ल खराब हो चुकी थी, इसलिए तस्वीर भी क्लियर नहीं थी और इसी वजह से 1992 की पुलिस के पास वारी का कोई रिकॉर्ड भी नहीं था। वारी का हस्बैंड वहाँ आता है तो वो उसे खूब बुरा भला सुनाती है। वो उसे बोलती है कि ना वो वारी की जिंदगी बर्बाद करता, ना वो भाग के घर आती और ना ही उसके साथ ये हादसा होता। वो डैनियल को भी खूब सुनाती है और उससे अपना ताल्लुक हमेशा के लिए खत्म कर लेती है। फिर पास्ट में पनीता के घर पुलिस आती है और वारी की डेड बॉडी रिसीव करती है। उन्हें बॉडी के पास एक कागज पे नंबर लिखा मिलता है, जिसे वो फाइल में लगा देते हैं। ये वही कागज होता है जो फ्यूचर में फा को फाइल में मिलता है, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि वारी पास्ट में चली गई है। दरअसल ये नंबर फा का अपना मोबाइल नंबर होता है। ये नंबर उसने खुद वारी को लिख के दिया था ताकि उसे इमरजेंसी में कॉल कर सके। और हमने ये देखा था जब वारी गायब होने वाली थी तो उसने फा को कॉल की थी और जब वो पास में गई थी तो वो नंबर की पर्ची भी उसके साथ पास में चली गई थी और अपना लिखा हुआ नंबर देख के ही फा ने समझ लिया था कि वारी के साथ क्या हुआ है। फिर कुछ अरसे बाद फा का बेबी पैदा हो जाता है और फा पुलिस की जॉब भी छोड़ देती है। फिर एक दिन उसका कोलीग ऑफिसर उसे मिलता है और उसे बताता है कि उसने चेक किया है कि वारी का डीएनए का सैंपल, मीन और 1992 की जली हुई लाश का सैंपल सब एक ही इंसान के हैं। लेकिन फा ये सुन के शॉक्ड नहीं होती, क्योंकि उसे तो पहले से ही पता था कि वारी और मीन एक ही इंसान है। फिर 1992 में हम पनीता को देखते हैं जो खुद अपनी सारी मशीन्स को तोड़ देती है। वो शायद ऐसा इसलिए करती है ताकि वो नहीं चाहती थी कि कोई और इन मशीन्स का अब इस्तेमाल करे। वो 5 साल मीन को वारी का नाम दे देती है और उसको अपनी बेटी बना लेती है। वो उसे डॉक्टर के पास लेके जाती है और हिप्नोटाइज करके उसकी सारी मेमोरीज को खत्म करा देती है ताकि उसे ये याद न रहे कि उसकी असल माँ कौन थी। और अब मीन वारी बन के पनीता के साथ बैंकॉक चली जाती है और वहीं पे बड़ी होती है। और पनीता के घर में हम वारी की रूह को देखते हैं, यानी कि अब वो एक डेमोनिक फिगर बन चुकी है और फ्यूचर में आने वाली वारी को वही हॉन्ट करेगी। फिर पनीता और वारी बैंकॉक में नॉर्मल लाइफ जीती हैं और वारी जर्नलिस्ट बन जाती है। टाइम ऐसे ही गुजर जाता है। पनीता बूढ़ी हो जाती है और बीमार रहने लगती है। एक दिन वो वारी को गौर से देखती है और उसे एहसास होता है कि उसकी शक्ल बिल्कुल वैसी है जैसे कि 1992 में उसके घर में आई हुई औरत की थी। उसी पल पनीता को सब समझ आ जाता है कि उसने फ्यूचर से जिस वारी को इम्पोर्ट किया था दरअसल वो उसी की पाली हुई बेटी थी। वो समझ जाती है कि फ्यूचर में भी वारी के साथ वही सब कुछ होगा जो आज से 30 साल पहले हुआ था। वो वारी को देख के जोर जोर से चीखने लगती है और उसे बोलती है डोंट गो होम, डोंट गो होम, क्योंकि अगर वो घर जाएगी तो उसके साथ वही होगा जो आज से 30 साल पहले वारी के साथ हुआ था। वारी को पनीता की कोई बात भी समझ नहीं आती और उसके कुछ अरसे बाद पनीता की डेथ हो जाती है। फिर वारी की मुलाकात जाटी से होती है। दोनों एक दूसरे के साथ शादी कर लेते हैं और उनकी एक बेटी पैदा होती है जिसका नाम होता है मिन। फिर हम देखते हैं कि याटी उसी तरह से वारी को बहुत ज्यादा टॉर्चर करता है और एक दिन वो मिन को लेकर वहाँ से भाग जाती है और एंडिंग सीन वहीं पे आ जाता है जहाँ से ये सीरीज स्टार्ट हुई थी, यानी वारी मिन के साथ कार ड्राइव करके अपनी माँ के घर जा रही है और अब घर जाके उसके साथ सब कुछ वैसा ही होगा जैसा कि उसके साथ पहले हुआ था, यानी कि वारी एक लूप में फंस चुकी है। अगर हम इस सीरीज की समरी करें तो कुछ इस तरह से होगी कि ये सारी कहानी पनीता से शुरू हुई थी। पनीता के हस्बैंड और बेटी की डेथ के बाद उसकी मेंटल कंडीशन खराब हो चुकी थी और उसने अपनी बनाई हुई मशीन के जरिए अपनी बेटी को पास्ट में से लाना चाहा, लेकिन उसकी मशीन कैसे काम करती थी ये उसको खुद भी मालूम नहीं था। उसकी मशीन सिर्फ फ्यूचर से ही कोऑर्डिनेट करती थी। इस मशीन के जरिए 5 साल मिन उसकी वर्ल्ड में आ गई थी और जब वारी उसकी दुनिया में आई तो वो नहीं चाहती थी कि मीन उसे छोड़ के जाए, इसलिए उसने वारी को भी मार दिया। यानी कि पनीता ने एक बच्ची को फ्यूचर से किडनैप भी किया और उसके अलावा उसकी माँ का मर्डर भी कर दिया और मरने के बाद वारी एक डेमोनिक फिगर बन के उसी घर में कैद हो गई। दूसरी तरफ मीन चूंकि 5 साल की थी, शायद शॉक की वजह से उसकी मेमोरी चली गई या फिर हिप्नोटाइज होने की वजह से उसे अपने साथ जो कुछ बचपन में हुआ वो याद नहीं रहा। मीन वारी के नाम से बड़ी हुई, उसने शादी की और जब उसकी अपनी बेटी पैदा हुई तो उसने उसका नाम भी मिन ही रखा। और हो सकता है वारी ने अपनी बेटी का नाम मिन इसलिए रखा हो क्योंकि उसकी मेमोरी में ये नाम कहीं ना कहीं सेफ था। फिर एक दिन वारी मिन के साथ अपने हस्बैंड से बचते हुए अपनी माँ के घर में चली गई और फिर उस घर जाके मिन को जो डेमोनिक फिगर हॉन्ट कर रहा था वो वारी का था जो कि 1992 में मर गई थी। 92 की वारी शायद नहीं चाहती थी कि मिन और वारी उस घर में रहें और उनके साथ वही सब कुछ हो जो उसके साथ हो चुका है। और वारी को उस घर में आके जो बच्ची मास्क में दिखाई देती थी, हो सकता है कि वो अपनी मेमोरी की वजह से अपनी बचपन की यादों को बार बार देख रही हो। और फिर जैसा कि हमने पहले देखा कि सब कुछ वैसे ही रिपीट होता है जैसे कि पहले हो चुका है,
यानी वारी और मीन उसी तरह से पनीता के पास में जाएंगी, वहाँ वारी का मर्डर हो जाएगा और मीन वारी बन के बड़ी होगी और बड़ी होकर उसकी शादी के बाद उसे दोबारा से बेटी पैदा होगी जिसका नाम वो मीन रखेगी और इस तरह से वो दोबारा इस घर में वापस आएगी और ये सिलसिला इसी तरह से रिपीट होता रहेगा, यानी कि वारी एक लूप में फंस चुकी है। और जब तक ये लूप का प्रोसेस किसी को समझ आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जैसा कि हमने देखा कि फा को सारी चीजें समझ अच्छे से आ चुकी थी, लेकिन तब तक वारी और मीन पास्ट में चली गई थी और वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। लास्ट में हमने ये भी देखा कि पनीता को भी एहसास हो गया था कि वारी एक लूप में फंस चुकी है जिससे वो नहीं निकल सकती और इसलिए वो सिर्फ और सिर्फ वारी को यही कह पाई कि डोंट गो होम।